फिल्म की शुरुआत अदालत के एक सीन से होती है जहाँ 12 साल का एक लड़का जैन अपने माता पिता पर एक मुकदमा कर रहा है। साथ ही उस पर एक आदमी को चाकू मारने का भी इल्जाम होता है। वह आरोप लगाता है कि उसके माता पिता ने उसे इस दुनिया में लाकर उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। कोर्ट रूम में जज उससे पूछता है कि वह अपने माता पिता से क्या चाहता है और जैन का जवाब होता है, मैं चाहता हूँ कि वे और बच्चे पैदा करना बंद करें। इसके बाद हम फ्लैशबैक में कहानी को समझते हैं जहाँ हम जैन के जीवन की मुश्किलों को देखना शुरू करते हैं। जैन एक बहुत ही गरीब परिवार में रहता है जो बेरूत की तंग गलियों में रहता है। उसके माता पिता कई बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं जहाँ उसके काफ़ी सारे भाई बहन हैं, जिसकी वजह से किसी की भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और वो उसी तरह गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। जैन एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और कुछ मेडिसिन लेता है। स्टोर वाला उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई। वो उससे कहता है कि उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो नहीं आ सकती। घर जाके वे उन दवाइयों को अच्छी तरह से कूट कर एक पानी में मिलाकर रख देता है। हम देखते हैं कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके घर वाले जैन से इलीगल काम भी करवाते थे। उसके बाद उसकी माँ और उसका छोटा भाई बाहर जाते हैं जहाँ सारा सामान जैन को अकेले ही उठाना पड़ता है, भले ही वो उसे उठा पाए या नहीं। इसके अलावा वो और दूसरे काम जैसे कि गाड़ियों से हेवी सामान उतारना और भरवाना, जिसके बदले में उसकी माँ के लिए सिगरेट मिलता था। जैन के काफी सारे भाई बहन थे पर उनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता था क्योंकि घर की हालत ऐसी थी कि खाने के लिए भी मिलना बहुत बड़ी बात थी। उन सब में से जैन की एक छोटी बहन थी जिसका नाम सहर था। वो बस 11 साल की थी। जैन उससे काफी प्यार करता था। एक दिन जैन जब उन मेडिसिन से बने जूस को बेच रहा होता है तभी उसे शहर के पैरों के बीच उसे खून नजर आता है। शहर के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है और शहर को समझाता है कि उसके मोहल्ले की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद उसकी माँ ने उसे एक बड़े आदमी के यहाँ शादी करवा दी। अगर उसकी माँ को पता चला तो शहर के साथ भी ऐसा ही होगा। जैन उसके अंडरगारमेंट्स को धोकर खून साफ करता है और अपनी बनियान देता है और उसे कहता है कि इसे अपने अंडरगारमेंट्स के बीच रख लो ताकि किसी को ये पता ना चले। उसके बाद जैन एक शॉप में जाता है और वहाँ से छुप कर शहर के लिए सैनिटरी पैड ले आता है और उसे समझाता है कि इनको यूज करने के बाद तुम्हें कचरे में फेंक देना है बिना किसी को पता चले। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन घर घर जाकर गैस सिलेंडर लगाता है जहाँ उसे रास्ते में रोज एक स्कूल की बस दिखाई देती है जिसे देखकर वह काफी भावुक हो जाता है, पर उसके पास अपने माँ बाप के बताए हुए काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शाम को जब जैन अपने घर जाता है तो वहाँ काफी सारे लोग बैठे होते हैं। उसके बीच उसकी बहन भी बैठी होती है। उसने काफी सारा मेकअप लगाया होता है और अच्छे कपड़े पहनकर उन सबके बीच बैठी होती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से जाकर लड़ने लग जाता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और शहर उन लोगों के बीच मेकअप लगाकर क्यों बैठी है। कि माँ उसे चुप रहने को बोलती है और कहती है कि वो बस मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए मेरी नकल कर रही है। इस पर जैन बहुत भड़क जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ को पता चल गया है कि शहर अब बड़ी हो गई है और अब उसकी उम्र से काफी बड़े आदमी के साथ वो उसे भेजने वाली है। अगली सुबह जैन काफी ख्यालों में डूबा रहता है और फिर वो चुपके से शहर के कान में जाकर कहता है कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं, मेरे आने तक तुम तैयार रहना। उसके बाद वो एक स्टोर में जाता है जहाँ से कुछ सैनिटरी पैड और खाने का सामान लेकर अपने साथ आ जाता है। रास्ते में वो एक बस वाले से पूछता है कि शहर से बाहर जाने के लिए किराया कितना लगेगा। जैन ड्राइवर को बोलता है कि क्या मैं अपनी बहन को अपनी गोदी में बिठाऊंगा तो आप किराया कम लेंगे। इस पर ड्राइवर मान जाता है और जैन अपनी बहन को लेने अपने घर चला जाता है। जैसे ही वह घर जाता है वो देखता है कि उसकी बहन तैयार थी और उसके फादर उसे कहीं ले जा रहे थे। जैन अपने माता पिता से बहुत लड़ता है और शहर को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब रही। उसने अपनी पूरी जान लगा दी पर वो शहर को नहीं रोक सका और उसके पिता उसे वहाँ से ले गए। इस पर जैन बहुत ज्यादा निराश होता है और गुस्से में तोड़फोड़ करते हुए वहाँ से चला जाता है और वो बस में बैठकर शहर छोड़कर दूर चला जाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात एक राहिल नाम की लड़की से होती है। वह देखती है कि जैन काफी दिनों से वहाँ अकेला भटक रहा है तो वो उसे अपने पास बुलाकर खाने के लिए कुछ देती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। उसकी कहानी सुनकर वह उसे अपने पास रख लेती है। जैन काफी जगह जाता है और काम ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता, इसलिए वह सिर्फ राहिल के बेटे का ख्याल रखने का काम करता है। राहिल खुद एक अप्रवासी थी जो अवैध तरीके से उस देश में रहती थी, जो छोटे मोटे काम करके अपने बेटे का ख्याल रखती थी। पीछे जैन यूनुस को काफी अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो उसके पैड्स बदलता था और टाइम पर दूध पिलाने का काम करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और दोनों का मन लगा रहता था। एक दिन राहिल होटल में कचरे में फेंके हुए केक को लेकर अपने घर आती है और वो तीनों मिलकर यूनुस का बर्थडे मनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में राहिल से पूछताछ होती है कि क्या जैन कभी किसी को चाकू मार सकता है। इस पर राहिल बताती है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकता और वह अपनी कहानी बताती है कि कैसे एक फर्जी एजेंट जो लोगों को दूसरे देश में भेजना या उनका फेक परमिट बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और उसके साथ भी ऐसा ही किया गया था। वो एजेंट उसे $1500 में दूसरे देश में भेजने का वादा करता है और अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेने की धमकी देता है, जिससे उसका बेटा भी उससे छीन जाएगा। वो एजेंट राहिल से कहता है कि क्यों ना तुम अपना बेटा मुझे दे दो, इससे मैं तुम्हारा फ्री में परमिट बना दूंगा।
इस पर राहिल काफी भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम इसके बारे में कभी सोचना भी मत। राहिल पैसे और काम के लिए दर बदर भटकती फिरती है पर उसकी कोई मदद नहीं करता। उसके बाद वे अपने खूबसूरत बालों को काट कर कुछ पैसों में बेच देती है क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद राहिल तैयार होकर कहीं जा रही होती है। जैन उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। इस पर वो बताती है कि वह अपनी माँ को कॉल करने जा रही है और तुम यूनुस का ख्याल रखना, और वह यहाँ से चली जाती है। पीछे जैन यूनुस का काफी अच्छे से ख्याल रखता है जिसकी वजह से उसे उससे काफी लगाव हो जाता है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी राहिल वापस नहीं आती तो जैन उस एजेंट के पास जाकर राहिल के बारे में पूछताछ करता है, पर वह बताता है कि राहिल यहाँ नहीं आई और वो जैन को थोड़े से पैसे देता है ताकि वे कुछ खा सके और यूनुस को भी कुछ खिला सके। राहिल का इंतजार करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों किसी सड़क के किनारे पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जो सड़क पर सामान बेच रही होती है। जैन उससे कोल्ड ड्रिंक खोलने के लिए बोलता है तो वो अपना सामान वहाँ रखकर एक दूसरे दुकान वाले के पास जाकर उसका कोल्ड ड्रिंक खुलवा ले आती है। वो लड़की जैन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है, पर वो पूछती है कि ये तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। इस पर जैन बताता है कि हमारी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो वो काफी शराब और कॉफी पीती थी, इसलिए उसका भाई ऐसा दिखता है। आगे वो उसे बताता है कि वो भी उसके भाई की तरह दिखता है लेकिन वो समय के साथ और निखरता गया। इसके बाद हम देखते हैं कि राहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है और पीछे उसका बेटा यूनुस और जैन रह जाते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए जैन काफी सारी चीजें ढूंढता है घर में पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो बर्फ में शक्कर मिलाकर यूनुस को खिलाता है। एक दिन वो बाहर देखता है कि दो छोटे बच्चे स्केटिंग बोर्ड के साथ खेल रहे हैं तो वो उनसे स्केटिंग बोर्ड छीन कर ले आता है और अपने घर के सारे बर्तन बांध कर और यूनुस को उस तपेले में बिठाकर उसे खींचते हुए बाहर बाजार में ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। वो उसे पूछती है कि तुम इसका क्या करोगे। इस पर जैन उसे बताता है कि वो इन बर्तनों को बेचना चाहता है, पर वो लड़की पूछती है कि इन पुराने बर्तनों को कौन लेगा। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं जहाँ वो लड़की बताती है कि एक एजेंट है जो उसे इस देश से बाहर ले जाएगा। वह एक खूबसूरत देश में जाना चाहती है। वो उसे एक एजेंट का नंबर भी दिखाती है। इसके बाद वो उस एजेंट के पास वापस जाता है और उसे पूछता है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हम जिस देश में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। इस पर वो बताता है कि हाँ ऐसा हो सकता है पर इसके लिए काफी सारे डॉलर्स की जरूरत होगी और वो उसे थोड़े पैसे देता है खाने के लिए और कहता है कि क्यों ना तुम मुझे यूनुस को दे दो और बदले में तुम जिस भी देश में जाना चाहो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो उन पैसों से मेडिकल स्टोर पर जाकर वो दवाइयाँ खरीदता है जिससे वो जूस बनाकर अक्सर लोगों को बेचा करता था। ये काम करते हुए उसके पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए जिन्हें वो घर में छुपा देता था। एक दिन जब वो घर पर वापस आता है तो उसके घर पर ताला लगा होता है। वह उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है पर तभी एक पड़ोस से महिला आती है और वो उसे बताती है कि मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से इस पर ताला लगा दिया है। और इस पर जैन को काफी गुस्सा आता है। वो हताश महसूस करता है क्योंकि उसकी इतने दिन की कमाई हुई मेहनत का सारा पैसा उस घर के अंदर रह गया था। और फाइनली यूनुस को वो उस एजेंट के पास ले जाकर दे देता है। ये करते हुए उसे काफी दुख होता है मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो एजेंट कहता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए वो इस बात पर मान जाता है। उसके बाद वो एजेंट उसे बताता है कि तुम्हें अपनी एक आईडी लानी पड़ेगी जिससे मैं तुम्हें किसी भी देश में भेज सकता हूँ। और वो दुखी दिल से यूनुस को छोड़कर वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ वह चुपके से अपने घर में अपने कागजात ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे पकड़कर पूछती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे। पर वो उसे बताता है कि मुझे मेरे सिर्फ कागजात चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट करने लग जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें कागज चाहिए तो मैं तुम्हें कागज देता हूँ। और वो एक बक्से से कागज निकाल कर बताता है कि ये अस्पताल से कागज आए हुए हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। उसके फादर उससे बताते हैं कि हम लोगों की जिंदगी ऐसी है, हम लोग ऐसे ही मर मर कर जीते हैं। और जैन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। वह अपने भाई बहनों से पूछता है कि क्या हुआ, कौन अस्पताल गया, पर तब तक उसे समझ आ जाता है कि शायद शहर के साथ कुछ गलत हुआ है। उसके पिता बताते हैं कि शहर अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर जैन का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में रोते हुए अपने घर से चाकू उठाता है और घर से भाग जाता है और जाकर उस आदमी को मार देता है जिसके साथ उसकी बहन की शादी हुई थी। उसके बाद पुलिस जैन को पकड़कर ले जाती है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ उस आदमी से पूछताछ होती है जिसके साथ शहर की शादी हुई थी। वो जज को बताता है कि उसकी उम्र की काफी सारी लड़कियों ने शादी कर ली थी, ऐसा हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। इसके बाद जैन को भी उन लोगों के साथ बंद कर दिया जाता है जहाँ राहिल को भी बंद किया हुआ था। जब राहिल को पता चलता है कि जैन यहाँ है तो वो रोते हुए उससे पूछती है कि तुमने यूनुस को कहाँ छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन जैन की माँ उससे मिलने जेल में आती है जहाँ वह उसके लिए कुछ खाने के लिए चीजें लेकर आती है और बताती है कि वह फिर से माँ बनने वाली है और शायद ऊपर वाला उसे फिर से उसकी छोटी बहन या भाई दे जिसका नाम वो शहर रखेंगे। पर जैन उसे बताता है कि आज के बाद मुझे मिलने कभी मत आना क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और उसकी लाई हुई चीजों को एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है। एक दिन एक टीवी पर शो आ रहा होता है जिसमें कॉल करके जैन बताता है
कि मैं अपने माँ बाप पर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी जेल के लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि जैन टीवी पर है, जहाँ वह अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं के बारे में बात करता है और बताता है कि वह कैसे नर्क में जी रहा है, जहाँ वह बच्चों का ख्याल रखता है, मजदूरी करता है, बदले में उसे सिर्फ मारपीट और गालियाँ सुनने को मिलती है। वो एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करता है, लोगों का प्यार और इज्जत पाने की भी कोशिश करता है। शायद भगवान ऐसा नहीं चाहते, इसलिए उसके साथ हमेशा से ऐसा होता रहा। उसके बाद हम कोर्ट में देखते हैं कि जज जैन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। इस पर जैन बताता है कि वह चाहता है कि उसके माँ बाप और बच्चे पैदा करना बंद करे। वो पहले काफ़ी सारे बच्चे पैदा कर चुके हैं जिनकी ज़िंदगी एकदम नर्क की तरह है, और वो नहीं चाहता कि अब कोई भी इस दुनिया में आए इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए। उसके बाद पुलिस उस एजेंट के अड्डे पर छापा मारती है, जहाँ कई सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ था, जिनको वह दूसरे देश ले जाने का झांसा देकर फंसाता था। साथ ही राइल को उसका बेटा यूनुस मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुशी से रोने लग जाती है। और आखिर में जैन का फोटो खींचने के लिए उसे खड़ा किया जाता है। फोटोग्राफर उसे थोड़ा मुस्कुराने की कहता है और उसके चेहरे के भाव नहीं बदलते। इसके लिए वो उससे कहता है कि ये फोटो तुम्हारी आईडी कार्ड बनाने के लिए है, ना कि तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट। और ये सुनने के बाद फाइनली हम जैन को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। ये मेरे चैनल पर दूसरा लॉन्ग वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। मैं आगे ऐसे ही अच्छे स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।